नमस्ते स्टूडेंट्स। कभी आपने सोचा है कि आपके घर के पास जो नदी या छोटा सा नाला बहता है उसमें आखिर पानी आता कहाँ से है और फिर ये बहते बहते जाता कहाँ है? हर नदी की ना एक बहुत लंबी और फैसिनेटिंग जर्नी होती है। तो आज हम इंडिया की इन्हीं नदियों की कहानी को, उनके सोर्स से लेकर सी तक के सफर को बिल्कुल करीब से जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारा आज का सफर कैसा रहेगा। हम शुरू करेंगे ड्रेनेज के बिल्कुल बेसिक से। फिर हम नॉर्थ की विशाल हिमालय नदियों और साउथ की प्राचीन पेनिनसुला नदियों के बीच के फर्क को समझेंगे। उसके बाद हम इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र की यात्रा पर निकलेंगे। फिर साउथ इंडिया की नदियों को जानेंगे और आखिर में हम देखेंगे कि ये नदियां हमारी इकोनॉमी और एनवायरनमेंट के लिए कितनी ज़रूरी हैं और आज ये किन खतरों का सामना कर रही हैं। चलिए सीधे पहले सेक्शन पर चलते हैं, ड्रेनेज बेसिक्स। देखिए, नदियों की दुनिया को समझने के लिए ना सबसे पहले हमें उनकी भाषा यानी कुछ बेसिक ज्योग्राफिकल टर्म्स को सीखना होगा। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है ड्रेनेज। आखिर ड्रेनेज होता क्या है? सिंपल वर्ड्स में ड्रेनेज का मतलब है किसी भी एरिया का रिवर्स सिस्टम। ये बस इतना बताता है कि पानी जमीन पर कैसे फ्लो करता है। आप इसे एक पत्ते की नसों के नेटवर्क जैसा समझ सकते हैं जो हर कोने तक पानी पहुंचाती हैं। नेक्स्ट टर्म है ड्रेनेज बेसिन। ये वो पूरा एरिया होता है जिसका पानी बहकर एक सिंगल रिवर सिस्टम में आ जाता है। इमेजिन कीजिए एक बड़ा सा बेसिन जिसमें गिरने वाला सारा पानी हर तरफ से आकर एक मेन रिवर में चला जाता है। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है, वाटर डिवाइड। सोचिए, कोई भी ऊंचा एरिया जैसे कोई पहाड़ या कोई अपलैंड एक डिवाइडर की तरह काम करता है जो दो अलग अलग ड्रेनेज बेसिन्स को सेपरेट कर देता है। जैसा आप इस ग्राफिक पे देख सकते हैं, इस अपलैंड की वजह से स्ट्रीम ए और स्ट्रीम बी का पानी कभी आपस में नहीं मिलता। इसका एक बेहतरीन रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है अंबाला शहर, जो इंडस और गंगा रिवर सिस्टम्स के बीच एक नेचुरल वाटर डिवाइड पर बसा हुआ है। चलिए अब इंडिया के नदियों के मेन क्लासिफिकेशन पर आते हैं। हम इंडियन रिवर्स को मोटा मोटा दो मेजर ग्रुप्स या आप कह सकते हैं दो अलग अलग फैमिलीज में बांट सकते हैं, जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल अलग अलग हैं। ये है वो दो फैमिलीज, हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर्स। इनके बीच का डिफरेंस बहुत फंडामेंटल है। हिमालयन नदियाँ पेरेनियल होती हैं, यानी इनमें साल भर पानी रहता है। क्यों? क्योंकि इन्हें बारिश और पिघलती बर्फ दोनों से पानी मिलता है। दूसरी तरफ पेनिनसुलर नदियाँ सीजनल हैं, जो सिर्फ और सिर्फ बारिश पर डिपेंड करती हैं। हिमालयन नदियों का रास्ता लंबा और गहरा होता है, जबकि पेनिनसुलर नदियों का रास्ता छोटा और उथला। एक हिमालय की बर्फीली चोटियों से जन्म लेती है तो दूसरी साउथ के पठार से। एग्जाम के लिए ये पॉइंट बहुत जरूरी है, पेरेनियल वर्सेस सीजनल। इसे जरूर याद रखिएगा। अब आते हैं हमारी पहली रिवर फैमिली पर, द माइटी हिमालयन रिवर्स। चलिए इनके शानदार सफर को ट्रेस करते हैं, पहाड़ों से लेकर समुद्र तक। सबसे पहले बात करते हैं इंडस रिवर सिस्टम की। मैप पर ध्यान से देखिए। इंडस रिवर तिब्बत में लेक मानसरोवर के पास से निकलती है। वहां से वेस्ट की तरफ बहते हुए ये इंडिया में लद्दाख में एंटर करती है, जहां ये एक ब्यूटीफुल जॉर्ज बनाती है और फिर ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। अब इंडस से जुड़े कुछ की फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। इसकी टोटल लेंथ है 2900 किलोमीटर्स। जास्कर, सतलुज, झेलम, चेनाब जैसी कई इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज इसमें आकर मिलती हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्टोरिकल फैक्ट है इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960। ये ट्रीटी सिर्फ पानी का बंटवारा नहीं, बल्कि दो देशों के बीच रिलेशंस को भी डिफाइन करती है, जिसके तहत इंडिया इस नदी के टोटल पानी का सिर्फ 20% ही इस्तेमाल कर सकता है। आखिर में ये नदी कराची के पास अरेबियन सी में मिल जाती है। अब आते हैं इंडिया के सबसे बड़े रिवर बेसिन पर, द गंगा रिवर सिस्टम। मैप में देखिए, गंगा की दो मेन हेड स्ट्रीम्स हैं, भागीरथी और अलकनंदा। ये खूबसूरत नज़ारा है देवप्रयाग का। यहीं पर भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलती हैं और यहीं से यह नदी गंगा कहलाती है। इसके बाद हरिद्वार में गंगा पहाड़ों से निकलकर प्लेन्स यानी मैदानी इलाकों में एंटर करती है। गंगा की फैक्ट्स देखें तो इसकी लेंथ 2500 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इसका सोर्स है गंगोत्री ग्लेशियर, जहां से ये भागीरथी के नाम से निकलती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, हिमालयन ट्रिब्यूटरीज जैसे यमुना, घाघरा, गंधक, कोसी, और पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरीज जैसे चंबल, बेटवा, सोन। और हाँ, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं, जिसका नाम वहां मिलने वाले सुंदरी ट्री पर रखा गया है।
हमारी तीसरी हिमालयन रिवर है ब्रह्मपुत्रा। मैप पर देखिए, ये भी तिब्बत में मानसरोवर लेक के पास से ही निकलती है। इसका ज्यादातर कोर्स इंडिया के बाहर है। ये हिमालयाज के पैरेलल ईस्ट की तरफ बहती है। फिर नामचा बारवा पीक के पास ये एक ड्रामेटिक यू टर्न लेती है और एक गॉर्ज के थ्रू अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। ब्रह्मपुत्रा के कई नाम हैं। तिब्बत में इसे त्सांगपो कहते हैं, जिसका मतलब है द प्योरीफायर। अरुणाचल में इसे दिहांग कहते हैं और बांग्लादेश में जमुना। तिब्बत में ये कोल्ड और ड्राई एरिया से गुजरती है, इसलिए इसमें पानी और सिल्ट कम होता है। बट जैसे ही ये इंडिया में हाई रेनफॉल वाले रीजन से पास होती है, इसमें वाटर वॉल्यूम और सिल्ट दोनों बहुत बढ़ जाते हैं। इसी वजह से असम में ये एक ब्रेडेड चैनल बनाती है, जिसमें माजुली जैसा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड भी है। और इसी सिल्ट डेपोजिशन के कारण ये असम और बांग्लादेश में हर साल डेवस्टेटिंग फ्लड्स का कारण बनती है। हिमालयन रिवर्स को समझने के बाद अब हम साउथ की तरफ ट्रैवल करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं हमारी दूसरी रिवर फैमिली, द पेनिनसुलर रिवर्स। ये नदियां हिमालयन रिवर्स से कहीं ज्यादा पुरानी हैं। पेनिनसुला इंडिया में मेन वाटर डिवाइड है वेस्टर्न घाट्स। इस स्लाइड में आप क्लियरली देख सकते हैं। लेफ्ट मैप में वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं जो अरेबियन सी में गिरती हैं, और राइट मैप में ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। एक ही डिफरेंस है इनके माउथ पर। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स डेल्टाज बनाती हैं, यानी समुद्र से मिलने से पहले वो अपने साथ लाए सिल्ट को जमा करके एक ट्रायंगुलर लैंड बना देती हैं, जबकि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स एस्चुरीज बनाती हैं, यानी एक चौड़ा मुहाना जहां नदी का फ्रेश वाटर सीधे समुद्र के सॉल्ट वाटर से मिल जाता है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में दो सबसे इंपॉर्टेंट है, नर्मदा और तापी। नर्मदा मध्य प्रदेश में अमरकंता खेल से निकलती है और एक रिफ्ट वैली से होकर बहती है। रिफ्ट वैली जमीन के धंसने से बनी एक लॉन्ग वैली होती है। ये जबलपुर के पास खूबसूरत धुआंधार फॉल्स बनाती है। हाल ही में इसके कंजर्वेशन के लिए नमामि देवी नर्मदे मिशन भी शुरू किया गया है। तापी रिवर भी सतपुरा रेंजेस से निकलकर नर्मदा के पैरेलल एक रिफ्ट वैली में बहती है। याद रखिएगा, ये दोनों नदियां एस्चुएरीज बनाती हैं, डेल्टाज नहीं। ये एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब पूर्व की ओर बहने वाली नदियों को देखते हैं। इनमें सबसे प्रमुख है गोदावरी, जो अपनी 1500 किलोमीटर की लंबाई के कारण दक्षिण गंगा कहलाती है। फिर है महानदी, जो छत्तीसगढ़ के हाईलैंड से निकलती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से अपनी यात्रा शुरू करती है, जिसमें तुंगाभद्रा और भीमा जैसी बड़ी नदियां आकर मिलती हैं। और साउथ में है कावेरी, जो शिवासमुद्रम जैसा खूबसूरत झरना बनाती है। इन सभी नदियों की एक कॉमन बात यह है कि ये बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले बड़े बड़े उपजाऊ डेल्टास बनाती हैं। इंडिया की पानी की कहानी सिर्फ बहती नदियों की नहीं है, ये इसके शांत झीलों की भी है। चलिए अब लेक्स की बात करते हैं और समझते हैं कि ये वाटर बॉडीज हमारी इकोनॉमी के लिए इतनी ज़रूरी क्यों हैं। इंडिया में कई तरह के लेक्स हैं जो अलग अलग प्रोसेसेस से बनती हैं, जैसे नैनीताल और भीमताल ग्लेशियल ओरिजिन की हैं। कश्मीर की वुलर लेक, जो इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनी है। नदियों के मियांडर करने से यानी घूमने से ऑक्सबो लेक्स बनती हैं। कोस्टल एरियाज में लगून्स बनते हैं, जैसे चिलिका और पुलिकट लेक। राजस्थान की सांभर लेक एक सॉल्ट वाटर लेक है। और हाँ, डैम्स बनाने से मैन मेड लेक्स भी बनती हैं, जैसे गुरु गोबिंद सागर। तो आखिर ये रिवर्स और लेक्स इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? इनका इकोनॉमिक रोल बहुत बड़ा है। एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन यानी सिंचाई, नेविगेशन और हाइड्रो पावर जनरेशन। इनका एनवायरमेंटल रोल भी है। ये वाटर फ्लो को रेगुलेट करती हैं, फ्लडिंग रोकती हैं, क्लाइमेट को मॉडरेट करती हैं और एक्वाटिक इकोसिस्टम्स को सपोर्ट करती हैं। और टूरिज्म और रिक्रिएशन के लिए तो ये हैं ही। हमने इन लाइफ लाइन्स की अहमियत तो समझ ली, पर अब हमें उस चैलेंज को भी समझना होगा जो इन्हें ख़त्म कर सकता है। हमारा अगला सेक्शन है रिवर पोल्यूशन। रिवर पोल्यूशन होता कैसे है? चलिए इस साइकिल को समझते हैं। सबसे पहले डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल डिमांड बढ़ने से पानी का यूज़ बढ़ता है। इससे रिवर्स से ज़्यादा पानी निकाला जाता है, जिससे उनका वॉल्यूम कम हो जाता है। फिर शहरों और फैक्ट्रीज का अनट्रीटेड सीवेज और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस सीधा नदियों में डाल दिया जाता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि रिवर की नेचुरल सेल्फ क्लेंजिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है और नदी एक ड्रेन में बदल जाती है। इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए सरकार ने समय समय पर कई कदम उठाए हैं। 1985 में गंगा एक्शन प्लान यानी गैप इसकी एक शुरुआती कोशिश थी।
1995 में नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान यानी NRCP के तहत और भी नदियों को बचाने का प्रयास किया गया। आज नमामि गंगे प्रोग्राम जैसे बड़ी मिशन इस चुनौती का सामना कर रहे हैं ताकि हमारी नदियों को फिर से जीवित किया जा सके। चलिए, चैप्टर खत्म करने से पहले एक क्विक रिवीजन करते हैं। ड्रेनेज यानी किसी एरिया का रिवर सिस्टम। वाटर डिवाइड, ये वो अपलैंड है जो दो बेसिन्स को सेपरेट करता है। हिमालयन रिवर्स पेरेनियल होती हैं, जैसे इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। पेनिनसुलर रिवर्स सीजनल होती हैं, जैसे नर्मदा, तापी, गोदावरी। लेक्स नेचुरल और मैनमेड दोनों होती हैं और इकोनॉमी के लिए वाइटल हैं। एंड फाइनली, रिवर पोल्यूशन एक मेजर थ्रेट है जिससे निपटना हम सबकी जिम्मेदारी है। अब आपकी बारी। इस मैप पर इंडिया की कुछ मेजर रिवर्स मार्क्ड हैं। क्या आप इन्हें पहचान सकते हैं? आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके कोशिश कर सकते हैं। ये आपकी मैप स्किल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। और अंत में कुछ सवालों पर सोचिएगा। हिमालयन और पेनिनसुलर नदियों में मुख्य अंतर क्या है? क्यों ब्रह्मपुत्र में तिब्बत के हिस्से में सिल्ट कम होता है? इन सवालों के जवाब आपको इस चैप्टर को और गहराई से समझने में मदद करेंगे। तो आज का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? यही कि इंडिया की नदियां सिर्फ नक्शे पर बनी लकीरें नहीं हैं। ये हमारे देश की जीवन रेखाएं हैं, हमारी लाइफलाइंस हैं। इन्हें समझना खुद भारत को समझना है।